मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक से एक उत्तम प्रश्न, जो आपको हर परीक्षा में हर प्रकार से आपके सहयोगी होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समाज के चुने हुए प्रश्न। समाज के चुने हुए प्रश्न लेकर आया हूँ। तो मुझे आशा है कि प्रश्न आपको पसंद आएंगे और मेरी आपसे बदले में बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मेरे वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए एक एक लाइन कह रहा हूँ, मुंह मोड़ क्यों रहे हो, ऐसी भी बेरुखी क्या। मुंह मोड़ क्यों रहे हो, ऐसी भी बेरुखी क्या, तमन्ना हमें तुम्हारी रहेगी मर्द दम तक। तमन्ना हमें तुम्हारी रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय समाज के कुछ ऐसे प्रश्नों से कराने जा रहा हूं जो बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं, और ये प्रश्न हर एक परीक्षा के लिए उत्तम होंगे। तो और मेरी आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और ये मेरा चैनल है उत्कर्ष आर हिंदी एंड संस्कृत। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। समास पर आधारित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न। पहला प्रश्न है, समास का अर्थ क्या है। तो भाइयों, समास का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाना और एक आशय प्राप्त करना। और यही समास को ऐसा भी कहा जाता है कि किसी वाक्य को एक छोटे रूप में करना। लेकिन यहाँ हम जो चुनेंगे वो चुनेंगे हम पहला वाला पद। ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या इसको मिलाने की क्रिया को समास कहा जाता है। तो भाइयों, ये पहला जो प्रश्न था, समास का क्या अर्थ है, इसका जो सही उत्तर है वो है का। और इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो आता है, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भाइयों, प्रधानता के आधार पर का इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि समास को प्रधानता के आधार पर भी बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है कि किसी समास में तो पूर्व पद प्रधान है, तो किसी समास में उत्तर पद प्रधान है, तो किसी समास में दोनों पद प्रधान हैं, किसी समास में दोनों पद अप्रधान भी हैं। तो इस प्रकार से इसको जो बांटा गया है वो चार भागों में बांटा गया है प्रधानता के आधार पर। उसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद जो होते हैं वो 6 माने गए हैं। वैसे जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भाग जोड़ दिए गए हैं, तब ये 6 बनता है, अन्यथा 4 हैं। अब अगला प्रश्न है कि किस समास में पूर्व पद कोई अव्यय अथवा उपसर्ग होता है। तो पूर्व पद अव्यय जो होगा, अव्यय जैसा नाम है तो अव्ययी भाव ही इसका समास होगा, जिसमें कि पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, और अथवा कोई जो है वो अव्यय के स्थान पर कोई उपसर्ग भी हो सकता है। इसके बाद में 5वां हमारा जो प्रश्न है वो है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद है वही प्रधान होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समास उत्तर पद प्रधान है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो कर्मधारय समास है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और इससे अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा उदाहरण द्विगु समास का उदाहरण है? अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। और आप देख रहे हैं कि तीनों ही जो हमारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में पहला जो हमारा जो उत्तर दिया है इन्होंने, वो चौमासा दिया है, दूसरा नवरत्न दिया है, तीसरा पंचवटी और चौथा ये सभी। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों विकल्प हैं, इन तीनों विकल्पों में एक संख्या है। चौमासा में 4 महीने, नवरत्न में नवरत्न, नवरत्न, पंचवटी में 5 वृक्ष। तो इस तरह से जो है ये सभी जो है वो द्विगु समास के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 8 में, निम्न में कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ पर दो बातें एक साथ ऐसी हों, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है देश विदेश। तो देश और परदेश से प्यारा तो अपना देश होता है, प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारा देश हमें प्यारा है। तो इस तरह से एक द्वंद्व खड़ा होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक जो होगा वो द्वंद्व समास होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है आप बीती, यानी कि अपने आप पर जो बीती। तो यहाँ पर जो पर वाली बात आ जाती है, तो ये पर का होना, ये पर जो है वो अधिकरण कारक का शब्द है ये। और ये जो कारकों पर आधारित जो कहना चाहिए कि जो भाग किए गए हैं समास के, वो तत्पुरुष समास के किए गए हैं। ये कारकों के आधार पर भी बांटा गया था तत्पुरुष समास को। तो यहाँ पर जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, जब पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? तो देखिए भाई यहाँ पर जो है संख्यावाची जो ये बात आती है पूर्व पद की, वो आती है आपकी किसमें आती है? वो आती है द्विगु समास में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, कर्मधारय और द्विगु समास किस समास के अंतर्गत आते हैं? तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वैसे तो समासों को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारा तत्पुरुष समास है, इनमें 2 समासों को एक में कर दिया है। और वो है तत्पुरुष, वो है क्या चाहिए कि 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। तो ये होगा आपका तत्पुरुष समास, इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है? तो ये कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसमें कि पूर्व पद जो होता है वो विशेषण और जो उसका बाद वाला पद है वो होता है उसका विशेष्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस समास में पूर्व पद उत्तर पद के संख्या समूह को दर्शाता है? तो देखिए संख्या समूह को दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि वो कहता है कि एक तरफ क्या चाहिए किसी वस्तु की, स्थान की समूह वाली बात यहाँ आती है। तो यहाँ पर जो है वो आता है आपका द्विगु समास। जैसे कि आपका दशानन है तो 10 शीशों का समूह, पंचवटी है 5 वृक्षों का समूह। इस प्रकार से ये द्विगु समास यहाँ पर होगा। अगला है, द्वंद्व समास के भेद होते हैं। तो भाई ये द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है हमारा, पुण्य पाप किस समास का उदाहरण है? देखिए पुण्य और पाप में ये द्वंद्व है, इसलिए यहाँ पर ये द्वंद्व समास होगा। अगला हमारा प्रश्न होगा, महात्मा, महात्मा महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई संत हो सकता है। तो यहाँ पर अर्थात हमारे मुंह से निकला
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, सप्ताह किस समास का उदाहरण है। अब सप्ताह जो है ये संख्यावाची है, 7 दिनों का समूह। तो जब 7 दिनों का समूह है तो ये संख्यावाची हो गया। और संख्यावाची कौन से में आता है, वो आता है आपके द्विगु समास में आता है। संख्यावाची जो आता है वो द्विगु समास में आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा द्विगु समास। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के कितने उपभेद हैं। तो भाई ये तत्पुरुष समास के उपभेद, इसके पहले तो आपको मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास को जो कारक हैं उनके आधार पर भी बांटा गया है। और यहाँ पर जो उसके उपभेद हैं वो होते हैं 4। तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मतदाता किस समास का उदाहरण है। मतदाता, मत का दाता। तो यहाँ पर भी कारक इसमें आता है, संबंध कारक है। और यहाँ पर ये कारकों वाला जो समास है वो होता है तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद में जो हमारा इसका 20वां जो प्रश्न है वो है, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, अब देखिए यहाँ पर जो यथा शब्द है ये एक अव्ययी शब्द है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अव्ययी शब्द जिसका पूर्व पद हो तो वहाँ पर कौन सा होना चाहिए, कौन सा समास होना चाहिए, वहाँ पर समास होना चाहिए आपका अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों इस तरह से आपके मैंने ये प्रश्न आपको आपके सामने रखे। मुझे आशा है कि आपको इनसे लाभ होगा। और आपसे यही है कि आप देखते रहिए, आपकी हर प्रकार से समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।